तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने जो पढ़ लिया था वो फैराडे लॉ पढ़ लिया है, लेंज का नियम पढ़ लिया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जितनी चीजें थी, प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की लॉरेंज फोर्स की व्याख्या, इतनी सारी चीजें हमने कवर कर ली है। और आज जो हमको पढ़ना है ना वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ना है सेल्फ इंडक्शन। क्या पढ़ना है? सेल्फ इंडक्शन यानी स्व प्रेरण। क्या पढ़ना है? स्व प्रेरण। ये क्या होता है? और दूसरा जो सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन। क्या पढ़ना है? म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन प्रेरण। म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन प्रेरण। ये दो चीजें हमको आज कवर करनी है। तो सबसे पहले हम स्वप्रेरण में बात करेंगे तो थोड़ी सी बेसिक चर्चा करते हैं स्वप्रेरण क्या होता है। तो हम लोग सीख चुके हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कि जब कोई लूप था, लूप से एसोसिएटेड यदि फ्लक्स बदल रहा था तो उसमें एक धारा जनरेट हो रही थी, प्रेरित धारा जनरेट हो रही थी, जो उस फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करने के कारण उत्पन्न हुई है। अगर फ्लक्स परिवर्तन, यदि फ्लक्स में परिवर्तन यानी बढ़ रहा हो फ्लक्स उस लूप से, तो ऐसी धारा जनरेट हो रही थी जो उसको घटाने का प्रयत्न करे। और अगर फ्लक्स यानी विरोधाभास, उसके यानी जिस धारा से वो फ्लक्स बना हो उसके विपरीत में एक धारा बह रही है। अगर मैं कह रहा हूं कि फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है अर्थात फ्लक्स में कमी आ रही है, यानी फ्लक्स में कमी हो रही हो परिवर्तन के रूप में, तो फ्लक्स में यदि कमी हो रही हो किसी लूप से परिबद्ध, तो उसमें एक जो स्वतः जनरेट जो करंट बन रही है प्रेरित धारा, वो इस प्रकार से होती है कि वो कमी न होने दे, यानी उसको सपोर्ट करे। यानी जिस डायरेक्शन में करंट पहले से बह रही थी उसी डायरेक्शन में थोड़ी और करंट जो प्रेरित धारा है वो भी उसी डायरेक्शन में बहेगी, ताकि जो फ्लक्स में कमी आ रही थी उसको सपोर्ट किया जाए और फ्लक्स में कमी महसूस न हो। इसको इतना हमने सीख लिया था। तो आज जो हमको चर्चा करनी है वो स्वप्रेरण पे। तो हम क्या करते हैं कि अगर एक कुंडली बनाते हैं और ये कुंडली अपने आप में प्रेरण का गुण दिखा, यानी मैं इसको क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। मैंने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। अगर इसमें धारा का मान कम और अधिक हो रहा हो, जैसे 0 से लेके I तक बढ़ रहा हो, तो जिस समय बढ़ रहा हो उस समय ये लूप पे से एसोसिएटेड जो फ्लक्स बनेगा, इसी के कारण इसमें कोई धारा बह रही है तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है ना, जा रही है। अगर ये 0 से I जिस समय I करंट फ्लो हो, धारा का मान जिस समय 0 से I हो रहा हो मैक्सिमम वैल्यू तक, तो उस मैक्सिमम वैल्यू होते समय धारा का मान लगातार 0 से I की तरफ अग्रसर है, उस समय इसमें फ्लक्स का मान भी न्यूनतम से मैक्सिमम की तरफ अग्रसर है। यानी इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं जा रही होंगी वो धीरे धीरे बढ़ रही होंगी। पर मैं कहूं कि यदि इस लूप से इस धारा में परिवर्तन से इस लूप में परिवर्तन फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें अपने आप में एक करंट जनरेट होगी। वो किस डायरेक्शन में बहेगी तो हमने इसके पहले भी बता चुके हैं कि वो जो करंट बहती है उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो यदि वो फ्लक्स परिवर्तन यानी फ्लक्स परिवर्तन में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, या तो फ्लक्स का बढ़ना या तो फ्लक्स का घटना। यदि फ्लक्स का परिवर्तन बढ़ने के रूप में हो रहा होगा तो जो अप्लाइड करंट उसमें पहले से है उसके विरोधाभास में यानी उसके विपरीत डायरेक्शन में करंट बहती है। यदि फ्लक्स में परिवर्तन कमी के रूप में हो रहा है, यानी लगातार जो फ्लक्स हो रहा है वो कम हो रहा है उस परिबद्ध लूप से, तो जो करंट उसमें फ्लो करेगी वो इस प्रकार से फ्लो होगी कि वो उस फ्लक्स को और बढ़ाने का प्रयत्न करे, यानी ओवरऑल परिवर्तन नगण्य दिखे, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि स्वप्रेरण जो होता है वो सीधे होता है कि एक कॉइल था, एक लूप था, वो अपने आप में उसमें जो धारा बह रही है उसके कारण ही, अगर उस धारा को वेरी करा रहे हैं, उस धारा में परिवर्तन ला रहे हैं, तो उसमें अपने आप में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। तो उसको मैं क्या कहता हूँ, प्रेरित धारा कहता हूँ। लेकिन वो जो लूप था अपने आप से ही प्रेरित हो गया, तो इसको मैंने क्या कहा, स्वप्रेरण कहा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इस टॉपिक को मैं इस केस में मैं इसको क्या नाम देता हूँ कि ये स्वप्रेरित हो गया, अपने आप से प्रेरित हो गया, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, स्वप्रेरण कहता हूँ। तो स्वप्रेरण में हमने क्या देखा कि जो करंट आई इसमें मैंने फ्लो कराई, उससे जो फ्लक्स इसके अंदर जा रहा है, जो फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस हो रहा है इस केस में, वो इस करंट आई पे ही निर्भर करता है। और जो फ्लक्स उसमें जा रहा है यदि वो लगातार बदल रहा हो तो उस फ्लक्स परिवर्तन पे ही इसमें जो धारा बनने वाली है प्रेरित धारा, वो प्रेरित धारा इस फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करने वाली है। तो जनरली पहले मैं जानता हूं कि फ्लक्स जो है वो किस पे निर्भर करता है। तो मैं कहता हूं कि कोई लूप है, परिबद्ध लूप है, तो उसके अंदर जो फ्लक्स है, इस केस में जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड धारा पे, जिस धारा से उसका कनेक्शन किया गया उस धारा पे निर्भर करता है। तो ये जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है इसको मैं हटाता हूं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है जिसको मैं एल कहता हूं। यही यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये एल को मैं यहाँ पे कहूंगा स्वप्रेरकत्व। क्या कहूंगा, स्वप्रेरकत्व, यानी स्वप्रेरण गुणांक कहूंगा। क्या कहूंगा, स्वप्रेरण गुणांक। क्या कहूंगा इसको, स्वप्रेरण गुणांक कहूंगा।
या स्वप्रेरकत्व, क्या कहूंगा, स्वप्रेरकत्व कहूंगा। अब एक चीज हमको देखने को मिलेगी कि अगर इसको स्वप्रेरकत्व हम कहते हैं एक शुद्ध संख्या के रूप में ये जान जाती है, कांस्टेंट के रूप में, किसी पार्टिकुलर लूप के लिए इसका मान क्या है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो अगर इसके बारे में और देखें तो इसका मात्रक मुझसे पूछा जाए तो क्या मिलने वाला है, तो एल बराबर क्या आ गया, फाई अपान में आई आ गया, और फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, क्या होता है, वेबर, और आई का मात्रक तो एम्पियर, यानी इसका मात्रक क्या आ जाएगा, वेबर पर एम्पियर। इसको मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ हेनरी भी कहता हूँ, क्या कहता हूँ, हेनरी, क्या कहता हूँ, हेनरी, ठीक है ना। तो इसको मैं स्वप्रेरकत्व कहता हूँ, एल को मैं क्या कहता हूँ, स्वप्रेरकत्व कहता हूँ। अब जो है इसके बारे में और थोड़ा सा हम सीखें तो हमने तो सीख लिया कि ठीक है, ये फाई डायरेक्टली टू आई, यहाँ जो कांस्टेंट आया उस एल को मैंने स्वप्रेरकत्व नाम दे दिया, ठीक है ना। अब इसको मैं लेता हूँ, जो आप फैराडे लॉ है उसमें इसका यूज करें तो उसको क्या मिलता है, तो आप जानते हैं कि फैराडे लॉ यानी जो उसमें धारा जनित हो रही है, अपने से जो प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है जो धारा, वो किसी ईएमएफ के कारण हो रही होगी, किसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। और लॉरेंस साहब उसको क्या बताते हैं, नहीं, जो फैराडे का लॉ है वो क्या कहता है कि जो प्रोड्यूस ईएमएफ है ई, वो क्या होता है, माइनस डी फाई अपन डी टी होता है। तो जो फ्लक्स है फाई, उसका मान क्या हमने निकाल लिया, एल आई निकाल लिया, यानी ई इक्वल टू हमने क्या निकाला, डी, फाई की जगह क्या आया हमारा एल आई, और अपान में क्या डी टी है, ठीक है ना, इस तरह से आया। तो हमें तो मिला कि एल तो यहाँ क्या है, उस प्रॉपर लूप के लिए कांस्टेंट है, एल का मान बदलने नहीं वाला, बदलने वाली तो धारा है, धारा बदलेगी तो फ्लक्स बदलेगा। तो हमको तो एल का मान कांस्टेंट यहाँ दिखा, तो हम क्या करेंगे, ई जो मिलेगा वो क्या आएगा, माइनस एल बाहर आ जाएगा, एल पे डिफ्रेंसिएशन यानी अवकलन का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, माइनस एल डी आई अपान डी टी। ये एक बेसिक फॉर्मूला में उसको क्या मिला, प्रेरकत्व के रूप में ईएमएफ का मिला। जो प्रोड्यूस ईएमएफ उसमें अपने आप में प्रोड्यूस होने वाला है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसको आप कहेंगे, जो इसमें प्रोड्यूस होगा उसका मान क्या मिला, माइनस एल डी आई अपान डी टी मिला, ठीक है। जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि जो स्वप्रेरकत्व होता है, स्वप्रेरकत्व की घटना है अपने आप में बहुत अद्भुत है। पहले तो मैं कहता हूं कि कैसे, कि अगर मैं इस तरह से अगर मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करता हूं कि अगर यहाँ एक फेरा था, इसमें कई फेरे हों, इस तरह से हो, इस तरह से हो, एन फेरे हों, तो इसी फॉर्मूले को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, माइनस एन एल डी आई अपान डी टी। इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, इस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये जो कुंडली है, अब इस कुंडली को मैं अगर इस तरह से कॉइल बना दिया, इसमें एन लूप हो गया, तो मैं कहूंगा कि एन फेरो वाली कुंडली है, और इसमें कौन सा गुण है, इसमें प्रेरकत्व का गुण है। कौन सा गुण है, प्रेरकत्व का गुण है। और प्रेरकत्व क्या करता है, प्रेरकत्व अपने जो उससे संबद्ध फ्लक्स है उसके परिवर्तन का वो क्या करता है, विरोध करता है। और विरोध करने का तात्पर्य हुआ कि अगर उसमें धारा का मान इस कुंडली में बढ़ रहा होगा तो उसे बढ़ने नहीं देगा, कम हो रहा होगा तो कम होने नहीं देगा। तो इसका जो हमको रियल लाइफ में सर्किट में है ना, उसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। पहले तो मैं जब किसी भी सर्किट में इसको जोड़ दूंगा तो अगर एकाएक धारा का मान बढ़ रहा होगा तो उसको एकाएक बढ़ने नहीं देगा, और एकाएक घट रहा होगा तो उसको एकाएक घटने नहीं देगा। तो ये इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज है, और इसीलिए इसका उपयोग मैं रेगुलेटर के रूप में भी करता हूँ, वोल्टेज कंट्रोलर के रूप में भी इसका उपयोग कर लेता हूँ। तो आगे आप सीखेंगे, जब ऐसी सर्किट हम पढ़ लेंगे तो तमाम तरह से इसका जो बेनिफिट है हम सीखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये रेगुलेटर और वोल्टेज कंट्रोलर डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट के रूप में, ठीक है ना। तो हम समझते हैं कि ठीक है, मैं कह रहा हूं कि अगर एक इंडक्टर, यानी इंडक्टर कहने का मतलब स्वप्रेरकत्व, यानी एक ऐसा क्वाइल किसी सर्किट में जुड़ा है तो वो क्या कर रहा है। मैंने कहा कि अगर उसको आई करंट दे रहे हैं तो अगर आई का मान 0 से आई की यानी आई नॉट की तरफ बढ़ रहा है। अभी शुरुआत में जैसे मैंने बैटरी से टी बराबर 0 पे बैटरी भी जोड़ी नहीं तो उसमें करंट 0 है। जैसे मैंने जोड़ा तो धारा का मान धीरे धीरे बढ़ने लगा, और धारा का मान बढ़ के अपने मैक्सिमम मान की तरफ जाएगा। तो बढ़ते समय जब इसमें धारा का मान बढ़ रहा होगा तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रही होगी, चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो रही होगी तो इसमें एक स्वतः ईएमएफ जनरेट होगा, एक स्वतः धारा बहने लगेगी, और जो क्या करेगी, उस वृद्धि का विरोध करेगी, यानी इसको बढ़ना चाहिए तो वो बढ़ने से रोकेगी, तो बढ़ने से रोकेगी तो रोकने के लिए क्या, वो अपने आप में कार्य करेगी, और जो कार्य करती है वो कार्य इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और वो अपने एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और फिर जब कभी जो धारा है अब कम होना हो, अगर किसी कंडीशन में धारा फिर कम होने लगे तो वो जो एनर्जी स्टोर किया हुआ है अपने आप में प्रेरकत्व, वो उस एनर्जी से फिर इस धारा का मान कम नहीं होने देगा, यानी फिर उसको सपोर्ट करने के लिए करंट को बहाएगा। तो इसी तरह सबसे रोचक तथ्य है कि अभी क्या था कि मैं एक कुंडली लिया था,
मैंने इसमें आई करंट फ्लो कराई और आई का मान लगातार इंक्रीजिंग है, यानी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो अभी ये क्या कर रहा है, कॉइल इस बढ़ने का, धारा के बढ़ने का विरोध कर रहा है। विरोध करते समय क्या करता है, तो आप थ्योरी जानते हैं कि बढ़ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो इसमें इसके विपरीत दिशा में एक धारा जनरेट करता है, जो इसके विपरीत दिशा में एक चुंबकीय फ्लक्स बनाएगा और ओवरऑल चुंबकीय फ्लक्स में जो वृद्धि है उसको कम करता हुआ हम उसको दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल जो करंट की डायरेक्शन है दोनों भिन्न भिन्न रहेंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी और वृद्धि को रोकने का प्रयत्न कर रहा है। और जनरली आप इस तरह से इसको सीख सकते हैं कि मैं कहता हूं कि आई अगर इंक्रीजिंग है, यानी जो अप्लाइड धारा मैंने इससे कनेक्ट की है उसका मान लगातार बढ़ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि ये लगातार बढ़ रहा है तो ये बढ़ने का विरोध करता है और बढ़ने उसको नहीं देगा, और नहीं बढ़ने देगा तो नहीं बढ़ने दे रहा है तो कुछ काम कर रहा है, और जो काम कर रहा है वो इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। अगर वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है तो फिर वो एनर्जी कहां जाएगी, वो एनर्जी स्टोर है। और फिर कभी यदि वो इस धारा का मान कम होने लगा, इसी धारा का मान अब किसी प्रॉपर टाइम के बाद कम होना शुरू हुआ, तो फिर इस कमी का भी ये सर्किट विरोध करता है। और जब सर्किट कमी का विरोध करता है तो करता क्या है, जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में खुद और धारा बहाता है ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। तो यानी जो ऊर्जा अपने आप में ये स्टोर करके रखा होगा उसी ऊर्जा से फिर करंट का मान बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये कि इंडक्टर से लाभ हमको ये है कि एनर्जी का नुकसान नहीं करता। ये किसी समय धारा का मान बढ़ रहा होता है तो उस समय एनर्जी स्टोर कर लेता है, फिर किसी समय यदि धारा का मान कम हो रहा होगा तो उस समय एनर्जी रिलीज कर लेता है। तो सबसे अच्छा इसका जो गुण है इंडक्टर का यही है, और यही सबसे बेसिक जो जनरल लाइफ में हम इंस्ट्रूमेंटों में उपयोग करते हैं। आपको दिखता होगा कि फैन को जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए छोटा सा जो रेगुलेटर आता है उसमें क्या होता है, तो उसमें यही सर्किट होती है, एल सर्किट ही होती है, इंडक्टर ही होता है जो कंट्रोल कर लेता है। अभी आप बाद में चोक कॉइल पढ़ेंगे, चोक कॉइल जो वोल्टेज कंट्रोल करने की एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, सैद्धांतिक रूप से वो भी इंडक्टर सर्किट पे ही काम करता है, इंडक्टर पे ही काम करता है। तो सीखेंगे हम ऐसी चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है ना। तो जनरली हम यहाँ बात करेंगे कि जो यहाँ ये एनर्जी स्टोर कर रहा है वो कितनी कर रहा है, ठीक है ना। जो एनर्जी स्टोर कर रहा है वो कितनी कर रहा है, तो हम उस पर बात करते हैं कि जो इंडक्टर होता है, यानी जो स्वप्रेरकत्व होता है, वो अपने आप में कितनी एनर्जी स्टोर करता है। तो हमने सीखा क्या कि हमारे पास एक ईएमएफ का जो फॉर्मूला है, जो इसमें ईएमएफ आया, प्रोड्यूस हुआ, वो क्या आया, E = -LdI/dt आया, ठीक है ना, LdI/dt आया, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह का कोई खासा मतलब नहीं, वो केवल डायरेक्शन सिखाता है हमको। यदि मैं इसको वोल्टेज की तरह ट्रीट करूं, यानी मॉड की तरह मॉड ले लूं, तो ये = LdI/dt होने वाला है। और आप जो जानते हैं वो क्या जानते हैं कि किसी जो सर्किट में पावर होता है वो V × I होता है, यानी उसमें विभवांतर और उसमें धारा का मल्टीपल पावर होता है जनरली, ठीक है। तो हमने कहा कि इसको ढंग से देखें तो क्या है, पावर तो होता है dW/dt होता है, और ये क्या हो गया, ये V × I हो गया, ठीक है ना। तो dW क्या हो गया, dW मुझे मिला VI/dt मिला। तो हमें जो दिख रहा है कि हम यहाँ dW को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, V की जगह हमारा क्या है, E, हम क्या लिखेंगे, E, और I, करंट क्या बह रही है, I बह रही है, चलिए ठीक है, और dt लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा छोटा सा कार्य होगा, एक तो dt समय में किया गया कार्य, वो क्या होने वाला है, हमारा जो EMF है E और EI/dt। तो यदि मैं इसको क्या करूं, इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा dW = जो E है उसका मान तो यहां से मुझको पता है कि LdI/dt, और फिर यहाँ I है, dt है, इसको सही से कर लें तो dW क्या हो जाएगा, I को मैं आगे कर लेता हूं, LIdI/dt × dt। तो यहाँ मुझको दिख रहा है कि dt गुणा में भी है, dt भाग में भी है। तो ये कहना थोड़ा सा नहीं ठीक है कि dt कट जाएगा। रियलिटी में ये अपने आप में एक फंक्शन होते हैं जो मैथमेटिकल फंक्शन है, इनको इसका काटना ठीक कहना उचित नहीं है। तो हम यहाँ इसको कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ dt ऊपर है, यानी जो dt के सापेक्ष क्या किया गया है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है, और dt नीचे है, तो कहने का मतलब जो भी फंक्शन है उसका dt के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो आप जो मैथमेटिक्स में सीखे हैं वो क्या सीखे हैं
कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर मैं किसी संख्या का टी के सापेक्ष अवकलन करता हूं, फिर उसी टी के सापेक्ष समाकलन करता हूं, तो मुझे जो संख्या थी वही संख्या मिल जाने वाली है। तो कहने का मतलब दोनों, मैंने क्या किया कि जो भी यहाँ पे संख्या है उसका पहले dt के सापेक्ष अवकलन किया, फिर dt के साथ इंटीग्रेशन किया, तो मुझको यही संख्या मिल जाने वाली है। तो मैं कहता हूं कि सीधे सीधे मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि ये दोनों हट जाए, सीधे सीधे कट जाए। काटना कहना ठीक नहीं है, लेकिन आप समझेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर रहे हैं। क्योंकि आपके पास यदि एक संख्या है a और a का आपने t के सापेक्ष अवकलन किया तो क्या आया b, और फिर b का t के सापेक्ष समाकलन कर देंगे तो क्या आना चाहिए a। ठीक है ना, ये थ्योरी कहती है मैथमेटिक्स की। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य होगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं। यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि dw इक्वल टू li di। ठीक है ना, फिर मैं रफ करता हूं इधर। तो हमें क्या मिला, dw उस छोटा सा कार्य क्या मिला dt समय में li di। अब मैं कहता हूं कि इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तो ये di परिवर्तन di से मतलब छोटा से धारा में परिवर्तन के लिए छोटा सा कार्य हो रहा था, तो वो di जब i बनेगा 0 to i मैक्सिमम जाएगा तो उस समय कार्य क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं कि ये 0 to w हो गया, dw हो गया, और इक्वल टू li di, और इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं 0 से लेके i के मैक्सिमम मान तक, यानी i, ठीक है ना, i तक। ठीक है, तो ये dw क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, l तो कांस्टेंट है, और i di का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i² 2, और i² 2 है, अपर लिमिट क्या है, i है, और लोअर लिमिट 0 है। तो मैं w बराबर क्या आ जाएगा, हाफ li², यानी li²। ये क्या होता है, किसी भी इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी होती है, जो किया गया कार्य होता है वही उसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है। यानी इसी को मैं लिख सकता हूं E इक्वल टू W इक्वल टू हाफ li²। तो यानी जो कंडक्टर अपने आप में ऊर्जा को स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है, हाफ li² के फॉर्म में करता है। ठीक है, तो ये हमारा था इंडक्टर से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो हो गई। जो आप फिर बाद में अभी अगले चैप्टर में एलसी सर्किट जब पढ़ेंगे, एसी सर्किट में एलसी, तो बड़ा रोचक तथ्य मिलता है कि आपको जो हमने सिखाया वो ये सिखाया कि जो एल सर्किट होती है ना, उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ऊर्जा का बिल्कुल नुकसान नहीं होता। जैसे रजिस्टर की सर्किट है, रजिस्टर वाली सर्किट में ऊर्जा हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, लेकिन ये क्या करता है ना, ये ऊर्जा को विरोध तो करता है। जैसे धारा बढ़ रही होगी तो ये भी धारा का विरोध करता है, बढ़ नहीं देगा, लेकिन धारा को जो विरोध कर रहा है उसको स्टोर करता है, यानी कि उसको खर्च कर देता है कहीं, उसको हीट के फॉर्म में या अदर फॉर्म में खर्च नहीं करता, ये उसको स्टोर करके रखा रहता है। फिर यदि धारा का मान में कमी आती है तो उस समय उसको धारा का मान बढ़ाने में सहयोग भी करता है। ठीक है ना, तो अपने आप में थोड़ा सा लॉजिकल है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे कि ये क्या होता है, इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ li² है। और एलसी सर्किट में बड़ा अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है जब आप एलसी सर्किट पढ़ेंगे, एसी वाले चैप्टर में, अल्टरनेटिव करंट वाले में, यानी प्रत्यावर्ती धारा में, उसमें देखेंगे कि एक इंडक्टर लगा हुआ है, इसमें एक मैं कैपेसिटर जोड़ देता हूं, चार्ज कैपेसिटर। तो चार्ज कैपेसिटर में जैसे ही जोड़ता हूं, और ये प्लस क्यू आवेश प्लस माइनस क्यू आवेश से चार्ज है, और जैसे ही जोड़ता हूं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाने लगते हैं, यानी ये डिस्चार्ज होने लगता है और ये चार्ज होने लगता है। तो पहले तो ये धारा का विरोध करता है, धारा का विरोध करता है, और यानी अपने आप में एनर्जी को स्टोर करता है। तो जैसे 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 ये धारा का मान बढ़ता रहता है तब तक ये कम करने का प्रयत्न करता है, और कम करने के प्रयत्न में अपने आप में एनर्जी को स्टोर करता है। फिर धारा ये जैसे डिस्चार्ज होने की स्थिति में आ जाता है तो ये धारा कम करने की कोशिश करता है कि अब कम होते होते 0 कर ले, तो ये कहता नहीं, कम नहीं होने देंगे, अब कम नहीं होने देंगे। तो जो एनर्जी स्टोर किया रहता है, यानी हाफ li² जो स्टोर किया होता है, उसी एनर्जी से धारा का प्रवाह कराने लगता है। और जब ये कराने लगता है तो इसके पास 0 हो गया रहता है, तो कराने लगता है और फिर से ये चार्ज हो जाता है। और जब तक वो कहता है कि नहीं अब ठीक है, अब धारा का फ्लो नहीं होगा, तब तक ये फिर से चार्ज हो गया रहता है। और जब ये फिर से चार्ज हो गया रहता है तो फिर से ये डिस्चार्ज होता है, ये चार्ज होता है, ये चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज होता है। और इस घटना को मैं किस नाम से जानता हूं, एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन यानी एलसी दोलन के नाम से, ऑसिलेशन के नाम से जानते हैं। आगे आप इसी में अच्छे से इसको पढ़ेंगे, बड़ा अद्भुत टॉपिक है ये। चूंकि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो भी सर्किट होती है उसमें अपने आप में रजिस्टर होता है, यानी प्रतिरोध होता ही होता है, क्योंकि वो तार का ही बना है सर्किट, और तार में तो अपने आप में रजिस्टर है, और रजिस्टर आएगा तो सर्किट फिर एलसी सर्किट होगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, LCR सर्किट हो जाएगी। ठीक है ना, देखिए काल्पनिक सर्किट के रूप में मैं इसकी चर्चा जरूर करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है।
तो हमने क्या कवर कर लिया कि जो स्वप्रेरकत्व होता है, यानी स्वप्रेरकत्व को किससे दिखाते हैं? एल से। इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। जिसको मैं और क्या कह सकता हूं? इसको और कहता हूं मैं वेबर पर एम्पियर। क्या कहता हूं? वेबर पर एम्पियर कहता हूं। ठीक है ना। ये अपने आप में ये दिखाता है कि उसके अंदर कितना प्रेरण का गुण है, स्व प्रेरण का गुण है। जितना अधिक एल का मान होगा उसके अंदर उतना स्व प्रेरण का अधिक गुण होने वाला है। तो जो दूसरा मैंने टॉपिक लिखा था वो क्या लिखा था? वो लिखा था हमने म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी अपने आप में अद्भुत है और इसका रियल लाइफ में बड़ा अच्छा उपयोग भी है। क्या? म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन प्रेरण। इसका बड़ा सीधा सा मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ये क्या होता है? अन्योन प्रेरण। कहने का तात्पर्य कि अभी मैंने एक कॉइल लिया था, वो अपने आप में इंड्यूस हो रहा था, अभी एक दूसरा कॉइल भी ले लेते हैं। अब मैं कोई इस कॉइल में कोई करंट बहाता हूं तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे इससे भी पास करती है और इससे पास करती है, और मैं इसमें करंट फ्लो करा रहा हूं। इस वाले में करंट आई फ्लो करा रहा हूं। यदि आई के मान में परिवर्तन हो रहा है तो इससे उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड के मान में भी परिवर्तन हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इससे होकर भी जा रही है, इस वाले लूप से दूसरे वाले लूप से। और जब दूसरे वाले लूप से मैग्नेटिक फील्ड जो लगातार बदलेगा तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि उसमें क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो उसमें धारा बहेगी। ठीक है ना। और धारा बहेगी तो इस प्रकार धारा बहेगी तो यहाँ भी प्रेरण हो रहा है, और इस प्रकार के प्रेरण को जहां दो अलग अलग कॉइल्स हैं, एक में धारा बह रही है, उसके कारण दूसरे में प्रेरित धारा बहने लगी, जिसका बैटरी से जैसे पावर सप्लाई से कोई संपर्क नहीं है। तो इस प्रकार की घटना को मैं क्या कहता हूं? म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन प्रेरण। क्या कहता हूं? अन्योन प्रेरण कहता हूं। ठीक है। तो मैं इसको कैसे समझाता हूं कि मैं इसको लिखता हूं कि मान लेते हैं कि पहली वाली कुंडली में आई धारा है। ठीक है ना। तो आई धारा जो फ्लक्स यहाँ पे निकलने वाला है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस पे निर्भर कर रहा है? आई पे निर्भर कर रहा है। और जो चुंबकीय फ्लक्स है उस पे क्या निर्भर कर रहा है? उसके परिवर्तन पे क्या निर्भर कर रहा है? दूसरी कुंडली में जो उत्पन्न ईएमएफ है वो निर्भर करने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि यहाँ जो फ्लक्स है वो किस पे निर्भर कर रहा है? तो मैं लिखूंगा कि जो फ्लक्स है वो निर्भर कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बिल्कुल स्वप्रेरण की तरह। कि जो फ्लक्स है वो किस पर निर्भर कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो फिर मैं कह रहा हूं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाऊंगा, तो मैं जैसे वहां एल लिखता था वैसे ही मैं क्या लिखने वाला हूँ? एम लिखने वाला हूँ, और ये क्या हो जाएगा? एम आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम आई। ठीक है ना। और ये एम बिल्कुल एल की तरह है, इसका भी मात्रक यहाँ हेनरी होने वाला है, और या क्या कह सकते हैं? वेबर पर एम्पियर ही होने वाला है, और बाकी सारी चीजें लगभग सेम है। और मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? यहाँ फिर इसको ई के फॉर्म में लिखता हूँ तो मुझको यही मिलने वाला है ईएमएफ के फॉर्म में। तो ईएमएफ का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? होता है डी फाई अपॉन डी टी होता है, डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो बस ध्यान ये देना है कि यहाँ डी फाई कौन सा लिखना है? इस वाले में परिवर्तन का लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस डी फाई, और डी फाई की जगह मुझको लिखना है एम आई। ठीक है ना। एम आई अपॉन में डी टी, तो ई बराबर क्या आ जाएगा? माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। बाकी सारी चीजें लगभग प्रेरकत्व यानी स्वप्रेरकत्व की तरह सेम मिलती हैं। और जो बेसिक डिफरेंस आता है मैं इसको एम से डिनोट करता हूँ। उसका क्या बेसिक उपयोग है तो आप जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहां इसका सीधा सीधा उपयोग समझ में आता है। ठीक है। जो अगला टॉपिक है हम ट्रांसफार्मर को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे काम करता है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक सीखता हूँ कि अभी हमने क्या सीख लिया कि हमारे पास यदि अब एक कॉइल हो और इसमें मैं पावर सप्लाई दे रहा हूँ, और यहाँ मेरे पास दूसरा कॉइल हो। ठीक है ना। यदि इसमें पावर सप्लाई दे रहा हूँ तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ऐसे ऐसे। तो यदि इस करंट को मैं वेरी करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करने वाली, बदलने वाली है। और जब ये बदलने वाली है तो इससे इस कुंडली से भी एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बदलने वाली है। और जब इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स है वो बदलेगा तो इसमें एक वैद्युत धारा बहने लगेगी, जिसको मैं क्या कहूंगा? प्रेरित धारा कहूंगा। क्या कहूंगा? प्रेरित धारा कहूंगा। ठीक है ना। तो इस पूरी सिचुएशन को ही मैं डिस्क्राइब करता हूँ किस तरह से? म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन प्रेरण की तरह से। और इसी के सिद्धांत पे क्या काम करने वाला? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है।